वेलकम बैक फ्रेंड्स टू जेनिक। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में देख लिया। हमें पता कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने। ठीक, तो अगर हम बात करें सबसे बेसिक टॉपिक की, हमारे पास यहाँ पे आता है मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल्स हमें पता है तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे एटम के बारे में। अगर हम एटम की बात करें तो एटम मेरे पास कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस होगा सबसे जो मेरे पास सेंटर में होगा, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा जो मेरे पास उसके आउटर वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ मेरे पास क्या आएगा, अगर मेरे पास ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ न्यूक्लियस, तो हमें पता है यहाँ पे KLMNO P के हिसाब से मेरे पास कुछ यहाँ पे सेल्स होते हैं, पता है। जो मेरे पास सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, उसे बोलते हैं वैलेंस शेल। ये भी आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे वैलेंस शेल। ध्यान से सुनना मैं क्या चीज बताने जा रहा हूं आपको। इसको बोलते हैं यहाँ पे वैलेंस शेल। अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं, ये मेरे पास क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो हम यहाँ देखते थे मेरे पास, हम बनाते थे कुछ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। लेकिन देखो वो मेरे पास एक्चुअल में आते कहां से है। सबसे पहले मेरे पास जो वैलेंस शेल के अलावा जो बाकी अंदर वाले मेरे पास जो शेल्स हैं, वो मेरे पास बनाएंगे एक लेवल, उसे बोलते हैं इनर लेवल। क्या बोलते हैं उसको, इनर लेवल। मतलब यहां से लेकर जो यहां तक है मेरे पास, यहां तक वाले मेरे पास, ये मेरे पास बनाएंगे यहाँ पे इनर लेवल। क्या बनाएंगे, इनर लेवल। इनको फर्क ही नहीं पड़ता, या इनसे पता ही नहीं लगता है मुझे कि मेरे पास मटेरियल किस टाइप का है। मटेरियल किस टाइप का वो पता लगेगा सिर्फ वैलेंस शेल से, सिर्फ वैलेंस शेल से। अगर इसका नाम इनर लेवल है तो इसका नाम होगा मेरे पास यहाँ पे आउटर लेवल, आउटर लेवल। आपको पता है एक मेरे पास अगर एटम होगा तो उसके मेरे पास एक ही वैलेंस शेल होंगे। जब मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, जब नंबर ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज होंगे, वो वैलेंस शेल कंबाइंड होकर मेरे पास एक लेवल बनाएंगे, उससे बोलेंगे यहाँ पे आउटर लेवल। अब जो मेरे पास आउटर लेवल बनता है, जो मेरे पास यहाँ पे आउटर लेवल बनता है, वो भी मेरे पास यहाँ पे दो पार्ट का बनता है। एक उसका पार्ट बनता है मेरे पास लोअर लेवल, एक मेरे पास उसका पार्ट बनता है अपर लेवल। क्या बनता है, लो लेवल, एक बनता है अपर लेवल। लो लेवल वो होगा जिसमें वो वाले इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, अपर लेवल वो होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो कंबाइंड में अगर बात करूं तो मेरे पास यहां पे बनेगा सबसे पहले एक इनर लेवल, यहां बनेगा एक इनर लेवल, और यहां पे मेरे पास बनेगा एक आउटर लेवल। क्या बनेगा यहां पे, एक आउटर लेवल। आउटर लेवल दो पार्ट में टूटेगा मेरे पास, कौन कौन सा, एक मेरे पास होगा यहां पे लोअर, और यहां मेरे पास हो गया एक अपर लेवल, लो लेवल और अपर लेवल। अब मेरे पास यहां से क्या हुआ, जो लो लेवल है, जो मेरे पास लो लेवल है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा उनकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू अपर लेवल के। तो मेरे पास यहां से एक चीज पता लगी, इसे यहां पे हम नाम देते हैं दूसरा वैलेंस बैंड। क्या नाम होता है इसका, वैलेंस बैंड। तो दूसरा इसका नाम होता है मेरे पास यहां पे बॉन्डिंग लेवल। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग लेवल, क्योंकि इस लेवल में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना। ये मेरे पास होगा यहां से बॉन्डिंग लेवल। तो आपको याद रखना आज के बाद एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि बॉन्डिंग लेवल इज आल्सो नोन एज। तो बॉन्डिंग लेवल क्या होता है मेरे पास, वैलेंस बैंड। लेकिन अगर बात करूं अपर लेवल की, इसे बोलते हैं यहां मेरे पास ये हो गया कंडक्शन बैंड। क्या होगा मेरे पास से, कंडक्शन बैंड। और दूसरा नाम मेरे पास इसका यहां क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग लेवल। यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है, एंटी बॉन्डिंग लेवल। तो एटम समझाने का मकसद क्या था मेरे पास, कि मेरे पास जो पूरा एक एटम है, या मेरे पास पूरा नंबर ऑफ एटम बनते हैं, उनमें मेरे पास क्या होता है, जो उनका एनर्जी लेवल मेरे पास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक इनर लेवल के हिसाब से, एक आउटर लेवल के हिसाब से। इनर लेवल में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको लेना देना ही नहीं कि बाहर मेरे पास कौन एग्जिस्ट कर रहा है कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो आउटर लेवल होगा मेरे पास, वो दो पार्ट में रहेगा। जब उनकी एनर्जी क्या होगी कम, वो लो लेवल में रहेंगे, जब उनकी एनर्जी होगी ज्यादा, वो कहां जाएंगे मेरे पास, अपर लेवल में। लो लेवल में उनका नाम होगा वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और अपर लेवल में वो कहां जाएंगे मेरे पास, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड का दूसरा नाम है मेरे पास बॉन्डिंग लेवल, और कंडक्शन बैंड का दूसरा नाम है मेरे पास एंटी बॉन्डिंग लेवल। अब इन्हीं के हिसाब से मेरे पास यहां बनते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। हमने सिर्फ डायग्राम में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, उनके बीच में एनर्जी गैप कितना होता है उस फॉर्म में। लेकिन आज आपको ये चीज समझ आइए कि एक्चुअल में बनते कहां से मेरे पास है, ठीक। अगर मैं यहां बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स मेरे पास यहां पे तीन फॉर्म में क्लासिफाइड होते हैं।
ठीक है, अगर बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, तो मेरे 3 फॉर्म में कैसे डिवाइड होते हैं मेरे पास, एक लाई करता है मेरे पास कंडक्टर, एक लाई करता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, और एक लाई करता है मेरे पास यहां पे इंसुलेटर। किस फॉर्म में लाई करता है, इंसुलेटर। इससे पहले एक चीज मेरे को याद आई तो मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमेंस क्या होता है। आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है मेरे पास आर, वो इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाय ए, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। और आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट मेरे पास क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम, ये पता है आपको। अब मेरे पास यहां से रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। ए मेरे पास एरिया है मतलब मीटर स्क्वायर में होगा, एल मेरे पास लेंथ है मतलब मीटर में होगा, तो मैं वहां से काटूंगा तो मेरे पास रहेगा यहाँ पे ओम मीटर, रहेगा ओम मीटर। ये मेरे पास क्या हो गया रेजिस्टेंस, और मेरे पास दूसरा क्या हो गया यहाँ पे रेजिस्टिविटी। अगर बात करूं मैं यहाँ पे कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस को शो करता हूं जी से अगर, ठीक है, तो कंडक्टेंस मेरे पास क्या होगा 1 बाय रेजिस्टिविटी। क्या होगा 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो मेरे पास क्या बनेगा ये ए अपॉन रो इंटू एल, ए अपॉन रो इंटू एल। तो अगर मेरे पास रेजिस्टेंस ओम है तो मेरे पास यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा, ओम इनवर्स। क्या होगा, ओम इनवर्स, उससे बोलते हैं यहाँ पे सीमेंस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीमेंस। नेक्स्ट मेरे पास यहां से क्या आता है, अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी 1 रो के फॉर्म में होता है। तो कंडक्टिविटी रो मेरे पास किसके, सॉरी सिग्मा की फॉर्म में होता है। सिग्मा किसके इक्वल आता है मेरे पास यहां से एल बाय आर इंटू ए। तो यहां मैं काटूंगा मेरे पास सिर्फ यहां पे एल रह जाएगा, तो 1 बाय आर इंटू एल वो मेरे पास आएगा ओम इंटू मीटर होल इनवर्स। ठीक है, तो ये 4 चीजें याद रखना जरूरी है आपके लिए। ये 4 चीजें ध्यान से पढ़ना, यूनिट देखना किसे कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। रेजिस्टेंस होता है मेरे पास अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टेंस होता है मेरे पास एक, मेरे पास बोलते हैं किसी के साथ चलना, ठीक है, ये मेरे पास उसको अपोज करता है, ये मेरे पास उसको अलो करता है। ठीक है, जब मेरे पास बोलो कि उसका जो साथ दे रहा है मेरे पास वो क्या है यहाँ पे कंडक्टेंस। अब मेरे पास आई जो रेजिस्टेंस को मेजर करेगा उसे बोलेंगे रेजिस्टिविटी, जो मेरे पास कंडक्टेंस का मेजर बनेगा वो मेरे पास बोलेगा यहाँ पे कंडक्टिविटी। ये 4 चीजें मेरे पास पॉइंट हो गई यहाँ क्लियर। अब मैं यहां देखूं अगर कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल 3 टाइप में कैसे डिवाइड होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है मेरे पास कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब पहले याद रखना जो सेमीकंडक्टर है ना, उसमें मेरे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ठीक है, और यहां मेरे पास क्या आता है लेड। क्या आता है यहां पे, लेड। ये 5 मेरे पास यहां पे क्या आते हैं, सिलिकॉन, कार्बन और ये मेरे पास क्या आता है जर्मेनियम। ठीक है, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम यहां पे किसको यूज करते हैं, सिर्फ यहां पे सिलिकॉन और जर्मेनियम को, सिलिकॉन और जर्मेनियम को। ठीक है, हम यहां पे कार्बन, टिन और लेड को यूज नहीं करते हैं। कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन मेरे पास प्रॉपर इंसुलेटर है। क्यों, क्योंकि कार्बन के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो ज्यादा होता है, वो मेरे पास नियर अबाउट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अबव होता है, तो वो एज ए प्रॉपर इंसुलेटर बिहेव करता है। लेकिन अगर बात करूं मैं यहाँ पे लेड की और टिन की, ये मेरे पास एज ए इंसुलेटर, सॉरी एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं। इनके बीच का एनर्जी बैंड गैप बहुत कम होता है। अब मैं यहाँ बात करूं अगर यहाँ पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की, तो कंडक्टर का पहला पॉइंट मेरे पास बनेगा, ये मेरे पास करता है कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर की बात करूं, इंसुलेटर मेरे पास यहाँ पे करते हैं डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ लो, मैं बाद में बताऊंगा पॉइंट पेपर में क्या आते हैं। जैसे पोस्ट एसएससी, सॉरी आरआरबी का जो एसएससी एग्जाम है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया मेरे पास कार्बन कैसा बिहेव करता है। ठीक है, कि कार्बन मेरे पास हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन हिज आउटरमोस्ट शेल। यहां से इंसान को अचानक से दिमाग में आता है कि आउटरमोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो भाई ये तो मेरे पास सेमीकंडक्टर हो गया, लेकिन मेरे पास ये कैसा बिहेव करता है, एज प्रॉपर इंसुलेटर। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आएगा, समटाइम कंडक्ट, ठीक है, और समटाइम मेरे पास क्या होगा यहाँ पे डू नॉट कंडक्ट।
वो मेरे पास डिपेंड करेगा यहाँ पे टेम्परेचर पे। क्या करेगा? डिपेंड टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कम है तो मेरे पास कंडक्ट नहीं करेगा, बिहेव करेगा एज प्रॉपर इंसुलेटर। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा तो मेरे पास कंडक्ट करेगा और बिहेव करेगा एज मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर। और टेम्परेचर की अगर बात आ रही है तो एक चीज ध्यान में रखो, C -0 अपॉन 100 -0 इक्वल टू K -273 अपॉन 373 -273। ठीक, ये मेरे पास सेल्सियस में और केल्विन में रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे? मेरे पास नेम ऑफ स्केल माइनस लोएस्ट रीडिंग अपॉन हाईएस्ट रीडिंग माइनस लोएस्ट रीडिंग। ठीक है, और नेम ऑफ स्केल माइनस लोएस्ट रीडिंग, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट रीडिंग। तो यहां से मेरे पास क्या हुआ, जो यहां पे बनेगा C अपॉन 100 इक्वल टू K -273 अपॉन 100। 100 आपस में कैंसिल हुए, तो यहां से C किसके इक्वल आया? C इक्वल टू K -273, मतलब K इक्वल टू C प्लस 273। अगर मैं यहाँ पे C लेता हूँ 25, तो मुझे पता ना केल्विन में कितना आता है मेरे पास, वो 298 केल्विन। ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मेरे पास क्या हो यहाँ पे, जब मेरे पास टेम्परेचर होगा बिलो रूम टेम्परेचर तो मेरे पास बिहेव करेगा एज इंसुलेटर, लेकिन टेम्परेचर जैसे होगा अबव रूम टेम्परेचर बिहेव करेगा एज मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है सेमी कंडक्टर। सेमी मीन हाफ और कंडक्टर मीन कि एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा। तो हाफ कंडक्टर बिहेव करता है, हाफ कैसे करता है? इंसुलेटर। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एक पूरा सेमी कंडक्टर लूंगा तो इसका आधा हिस्सा मेरे पास कंडक्टर और आधा हिस्सा मेरे पास इंसुलेटर बिहेव कर रहा है। नहीं, क्या मेरे पास टेम्परेचर कम है तो कैसा बिहेव करे एज इंसुलेटर, टेम्परेचर बढ़ गया तो कैसा बिहेव करे एज कंडक्टर। ये पॉइंट हो मेरे पास यहाँ पे। सेकंड में अगर यहाँ पे पॉइंट देखूं रेजिस्टिविटी की, देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी का मतलब अपोजिशन, मतलब उसको अपोज कर रहा है। तो अगर मेरे पास से करंट को कंडक्ट कर रहा है तो इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम। क्या होगा यहाँ पे? इसकी वैल्यू बहुत कम। अगर बात करो इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी होगी? बहुत ज्यादा। तभी तो मेरे पास वो कभी करंट को फ्लो नहीं करेगा ना। उसने क्या करना है? उसने करंट को अपोज करना है। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो मेरे पास की ज्यादा क्या होगी? रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इसकी लाई करेगी बिटवीन मेरे पास किसके? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, इनकी वैल्यूज एग्जाम में नहीं पूछते हैं क्योंकि मेरे पास डिफरेंट बुक पे डिफरेंट लिखा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास यहां से क्या हुआ? थर्ड मेरे पास यहां से आया कंडक्टिविटी। क्या यहां से? कंडक्टिविटी। ये मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है टू हाई एक्सटेंट, तो इसलिए इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा। ठीक है, इसकी मेरे पास वैल्यू बहुत कम क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास लास्ट यहां से क्या हुआ? ये लाई करेगा बिटवीन किसका? मेरे पास सेम कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कुछ पॉइंट बता रहा हूं, याद रखना। अगर फोर्थ पॉइंट की यहां बात करूं, ठीक, तो फोर्थ पॉइंट मेरे पास यहां पे क्या आएगा? अगर बात करूं इनका यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में मेरे पास क्या होगा? इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्योंकि कंडक्ट कर रहा है तो मेटल मेरे पास आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। जो मेरे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ पीरियोडिक टेबल आती है ना, वहां मेरे पास जो हम बोलते हैं कि हीलिना का रपस स्फीयर। ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम वाला, वो मेरे पास क्या है? 1 2 3। ठीक है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मेरे पास क्या होगा? इसके आउटरमोस्ट शेल में हमेशा क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या होंगे? हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि उसकी जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटरमोस्ट शेल की, वो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। या हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि ऑबर प्रिंसिपल, हंस रूल और एक पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके जो किसी के सेल में आउटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट होता है। डुप्लेट वाला केस सिर्फ फर्स्ट के लिए आता है और बाकी के लिए क्या आता है? ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब मेरे पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरे पास कैसा हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं, यहां मेरे पास ये मेरे पास आया यहां पे फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। तो इसमें मेरे पास क्या होता है? ये दोनों बैंड मेरे पास आपस में ओवरलैप करते हैं। कौन कौन से? जो मैंने आपको बताया मैंने बताया लोअर और अपर लेवल। ठीक है, इनर आउटर नहीं, मैं बताया लोअर और अपर लेवल। उनमें मेरे पास क्या? मेरे पास
वो दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर ही लाई करते हैं, कि मतलब मेरे पास करंट थोड़ी सी भी अगर मैं उनको पीछे से बैटरी सोर्स नहीं लगाऊंगा तब भी उनमें मेरे पास क्या हो रहा होगा? करंट फ्लो कर रही होगी। जैसे मेरे पास मैं अगर डायग्राम बनाऊं इसकी, यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम, तो कैसी बनेगी मेरे पास यहाँ पे इसकी? ये कुछ बनेगी इस फॉर्म में। ये मेरे पास है यहाँ पे इसका ये कंडक्शन बैंड, और ये मेरे पास यहाँ पे कुछ रहेगा इसका ये वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे ये पार्ट देखो आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास इनमें क्या है? फॉरबिडन एनर्जी बैंड बहुत कम है, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। ठीक है, थोड़ी सी भी मैं सप्लाई करूंगा तब भी करंट फ्लो करेगी, टेम्परेचर की वजह से भी करंट फ्लो करती है। ठीक है, हीटअप हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ? अगर मैं बात करूं इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर मेरे पास पता बहुत ज्यादा होता है, वो कुछ 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो इसलिए मेरे पास जब गैप ज्यादा है, तो जब वो उसको नीचे से ऊपर मूव करना, मैं टेम्परेचर पीछे से इंक्रीज करते रहूं, मेरे पास वो हीटअप होकर जल जाएगा। तो मेरे पास करंट कैसे फ्लो करेगी? करंट फ्लो करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपने जो उसकी जो स्टेबल स्टेट है वहां से निकल के उसको बाहर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? कंडक्शन बैंड में। तब तक करंट फ्लो नहीं करेगी मेरे पास, अगर नहीं जाएगा तो। अब इसकी बात करूं, इसमें मेरे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतना ही होता है। 0.5 से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब नियर अबाउट उसकी इतनी ही वैल्यू रहती है मेरे पास। ठीक, ये हो मेरे पास किसके बारे? फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। 6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मेरे पास है यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या मेरे पास? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपने याद रखना है, जो मेरे पास कंडक्टर है वो मेरे पास है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या मेरे पास? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पे क्या करेगी? इंक्रीज। और नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां करेगी डिक्रीज। तो मेरे पास क्या हुआ? इट इज पॉजिटिव कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर। कौन? मेरे पास कंडक्टर। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या है? सेमीकंडक्टर। ये मेरे पास है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या मेरे पास है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये मेरे पास क्या है? ये भी मेरे पास है नेगेटिव। मतलब इस केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होती है? डिक्रीज। इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होती है? डिक्रीज। तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या करती है? यहाँ पे इंक्रीज। क्या करती है? इंक्रीज। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट मेरे पास इसके बारे में है, यहाँ पे इनके डिफरेंस के बारे में। एग्जाम्पल की बात करूं तो इंसुलेटर में मिका आ गया मेरे पास, ठीक है, पेपर आ गया। कंडक्टर में मेरे पास आयरन आ गया, ठीक है, और मेरे पास सेमीकंडक्टर में क्या आ गया? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये मेरे पास इसके बीच का डिफरेंस लाई करता है। अब अगर बात करूं मैं यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम की, तो देखो मेरे पास क्या होता है? ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाली वैल्यू याद रखना। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि कौन मेरे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां मेरे पास को देखो, कंडक्टर वाले केस में अगर ये मेरे पास है यहाँ पे कंडक्शन बैंड, ये मेरे पास है यहाँ पे कंडक्शन बैंड, तो वैलेंस बैंड यहाँ पे लाई करता है इस फॉर्म में। ये मेरे पास यहाँ पे क्या? वैलेंस बैंड। दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये किसकी बात की मैंने यहाँ पे? कंडक्टर की। इसकी बात की मैंने यहाँ पे कंडक्टर की। और ये मेरे पास शो करा यहाँ पे इसका एनर्जी स्टेट, शो करा मेरे पास यहाँ पे इसका एनर्जी स्टेट। और मेरे पास यहाँ क्या है नेक्स्ट? देखो ये मेरे पास, ये मेरे पास यहां से बनेगा इसका ये कंडक्शन बैंड, और ये मेरे पास यहां बनेगा इसका वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है मेरे पास वो नियर अबाउट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे तीन एनर्जी लेवल बनते हैं, एक बैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड, एक बनता है मेरे पास फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कि उनके बीच का बैंड, उनके बीच में एक्चुअल में गैप कितना है उसे FEG से शो कर रहा हूं। क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे? FEG को फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ये मेरे पास किसका बात है? यहाँ पे इंसुलेटर की। मैंने इंसुलेटर लिखा वहां था तो डायग्राम वही बना लेना। ये मेरे पास क्या हुआ? इंसुलेटर। चलो मैं इसको यहाँ पे 1 लिख देता हूं अगर, तो मेरे पास ये क्या होगा यहाँ पे? सेमीकंडक्टर का।
अगर मैं बात करूं इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर मेरे पास यहां पे क्या होगा, जो कंडक्शन बैंड है और जो मेरे पास यहां पे वैलेंस बैंड है, इनके बीच का जो गैप होगा मेरे पास, वो मेरे पास कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास यहां पे बनता है इनका फॉर्म्ड एनर्जी डायग्राम, ठीक है, जो मेरे पास इसका बैंड डायग्राम। ये सब हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट मेरे पास आता है यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में आता है यहाँ पे, सेमीकंडक्टर के बारे में। तो आपने एक चीज याद रखनी है, सेमीकंडक्टर अगर कहीं पे लिखना है, चलो लिखना छोड़ो, समझने के लिए मेरे पास सेमीकंडक्टर, मेरे पास कंडक्टर इंसुलेटर के बीच का मटेरियल है। अगर इसकी रेडिएशन ज्यादा है, इसकी रेडिएशन कम है, तो इनके दोनों के बीच का आएगा। अगर इसकी रेडिएशन कम है, इसकी रेडिएशन ज्यादा, तो इन दोनों के बीच का आएगा। मतलब इनवर्सली रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर कंडक्टर की बात करूं, ठीक है, जब किसी मटेरियल की भी बात करूं, तो मेरे पास याद रखना है जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और जो मेरे पास यहां पे क्या है कंडक्टिविटी, ये आपस में कैसे रखते हैं, इनवर्सली। एक ज्यादा होगा तो दूसरा मेरे पास यहां पे क्या होगा, कम फॉर्म में लाई करेगा, ठीक है। अब मेरे पास जो हम नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा मैं यहां पे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स मेरे पास जो हैं, जब सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें मेरे पास यहां पे आएगा डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप, ठीक, सुना होगा, नाम याद है आपको थोड़ा सा, बताऊंगा मैं कैसे होते हैं। एक आपका आएगा एलिमेंट टाइप, एक आएगा आपका यहाँ पे कंपाउंड टाइप, और थर्ड आपका आएगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये सब चीजें याद रखें कि मटेरियल कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 3 टाइप में, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर के बारे में, और मेरे पास वैलेंस बैंड, कनेक्शन बैंड बनता कैसे है, ठीक है। जो मेरे पास वैलेंस बैंड है उसमें देखो, हाँ एक चीज देख लो यहाँ पे, अगर बात करूं जो मैंने यहां लिखा था इनर लेवल, क्या लिखा था मैंने यहां पे, इनर लेवल, ठीक है। तो इनर लेवल, जो आउटर लेवल, सॉरी, जो हमारे पास यहां पे इनर नहीं, जो मेरे पास यहां पे लोअर लेवल आया था, क्या था यहां पे, लोअर लेवल। तो लोअर लेवल में देखो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरे पास वैलेंस शेल में ही लाई करते हैं, कहां रहते हैं, वैलेंस शेल में ही लाई करेंगे मेरे पास, ठीक है। तो और साथ में मेरे पास क्या होगा, उसका दूसरा नाम मेरे पास यहां बनता है बॉन्डिंग लेवल। और एक पॉइंट याद रखना है कि उसकी कंडीशन हमेशा बाउंडेड कंडीशन होती है, उसकी कंडीशन हमेशा बाउंडेड कंडीशन होती है, कि उसकी मेरे पास वैल्यू है वो किसी एक लेवल के बीच में ही लाई करेगी। लेकिन कंडक्शन बैंड में उसकी कंडीशन बाउंडेड नहीं होती है, वो अनबाउंडेड होती है। कैसी होती है, अनबाउंडेड, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा, ये इस चीज पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक वेट करें, ठीक है। कल अगला लेक्चर आपका अपलोड होगा, उसमें आपको बता दें मैंने क्या पढ़ाने वाला हूं। तब तक के लिए आपको दोनों को गुड बाय, थैंक यू।